गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं सब लोग? एक बार कमेंट करें। क्या मैं ऑडिबल विजुअल क्लियर हूं? तो आज की इस सेशन को एनसीईआरटी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट क्लास में 11 क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन वाई हाउ, ये सब चीज़ें हम लोगों ने कल कवर किया, राइट्स के बारे में जाना। और उसकी जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दी गई है आपको एप्लीकेशन पे। आप उसको देखकर सिनॉप्सिस तरीके से अपने माइंड में पूरा एक फ्लो है उसको सेट कर सकते हो, राइट? तो कैसे हैं आप लोग? एक बार कमेंट करें। क्या आप तैयार हैं आज की जर्नी के लिए? तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर हम लोग क्लास नंबर 11 की एनसीईआरटी, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है जो हम लोग लेके चल रहे हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं भारत में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए पूरी जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्लास नंबर 11 की एनसीईआरटी में, चाहे लेजिस्लेचर हो, एक्सिक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, फेडरलिज्म हो, इन सब का समायोजन इसमें किया गया है। तो मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था कि ये आर्टिकल है, इनका यूज़ कैसे करना है, कहाँ करना है, ये इसके एक प्रकार से इंटरलिंक करके कैपेसिटी है कि आपको किस तरह से इनको जोड़ना है, फिर इस चैप्टर में से इसमें से क्या लीड करना है। तो यानी आप ये देख सकते हैं कि कुछ ये टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ लर्न करने हैं। लास्ट क्लास में कल नंबर 1 में हम लोगों ने इसमें पहले वाले टॉपिक को कवर किया, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ राइट्स, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइट्स एंड इसका थ्योरीज वगैरह कैसी होती है, टाइप कैसे होते हैं, ये एक एक चार्ट बनाया। अगर आप स्पष्ट हैं, आप समझ पाए हैं, तो एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा। और आज की जर्नी को लेकर चलते हैं सेकंड टॉपिक के साथ, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। और बहुत दबा के इसको पढ़ेंगे, जानेंगे कैसे लोग पढ़ते हैं, हमें कैसे पढ़ना है, इंटरलिंक कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग समाहित करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट करें जल्दी से फटाफट, जिससे जर्नी को हम लोग स्टार्ट कर सकें। तो यहाँ नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है आज का, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कैसे हम चुनाव एवं प्रतिनिधित्व के बारे में जानने का पूरा प्रयास करते हैं। एनसीईआरटी ने क्या छापा है इसको पहले देखने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद इसमें से हमें टॉपिक की थीम को पकड़कर क्या निकालना है। अगर आप चुनाव और रिप्रेजेंटेटिव की बात करेंगे तो ये टॉपिक है नंबर 3, अध्याय क्लास नंबर 11 का। यहां तक सिर्फ परिचय दिया गया है कि चुनाव क्या होता है, चुनाव का आधार क्या होता है, चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, सिर्फ इसके बारे में यहाँ अभी तक डिफाइन किया गया है। इसके आगे बढ़ेंगे तो फिर उसके बाद की कहानी, पहले पेज के बाद चुनाव और लोकतंत्र में कैसे आपस में तालमेल है, उसके कहानी को इन्होंने रिप्रेजेंट किया, जो पूरी बात ही यहीं से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न हम एक बड़े लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता में बारे में याद दिलाता है। ये सब यूपीएससी के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसकी थीम को पकड़ना, थीम मतलब इसको पकड़ना, उसके हिसाब को हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने का प्रयास करना है। आगे बढ़ेंगे तो चुनाव के अंतर्गत यही प्रक्रिया भी चल रही है। आगे चलेंगे तो भारत में जो चुनाव प्रणाली है उसका एक आधार बताया गया है कि चुनाव व्यवस्था कैसी होती है। उसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे ये सब कहानियां कितना कितना 1984 में दिया गया, तो 1984 का डाटा आज पूछेगा भी नहीं यूपीएससी। तो ये आंकड़े दिखाए गए हैं आपको समझाने के लिए। उसके उपरांत चलेंगे तो सामूनोपातिक जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो क्या होता है, यहाँ थोड़ी सी इसने बात की गई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ सर्वाधिक वोट पाने वाला जीत जाता है, रूलिंग पार्टी कैसे बनती है और ये कैसे काम करते हैं। इसके बाद इसने कुछ नहीं किया, राज्यसभा के बारे में और लोकसभा के बारे में कुछ डिफाइन कर रखा है। यहाँ तक पहुँचने के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण कैसे दिया जाता है ये चर्चा की गई है। एंड देन आफ्टर अगर देखेंगे तो यहाँ लास्ट मोमेंट पे सार्वभौमिक जो वेस्ट मताधिकार है, जो हमने पहले 18 साल था, अब वो 21 साल से 18 साल कर दिया गया, 61 अमेंडमेंट 1989 के बाद। तो ये सारी कहानी यहाँ देखने को मिलती है। इसके बाद 324 में आर्टिकल का उल्लेख बोल रखा है, ये कहानी है। लेकिन ये एक साधारण चीजें आपके सामने देकर उसने क्या कर दिया गया है, स्पष्ट कर दिया गया है कि यहाँ से प्रश्न कैसे निकल के आ जाएंगे। लेकिन अब मुझे एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने के लिए पूरा एक आधारनुमा तैयारी करनी पड़ेगी। यहीं से इसने क्वेश्चन दिए हैं, चुनाव आयोग क्या नहीं करता है, तो ऐसे 4-5 कार्य दिए, उसने बोल रहा है उसने क्या नहीं करता है। 18 साल से अधिक से ज़्यादा उम्र के लोग कब से मतदान करने योग्य हुए, तो 61 अमेंडमेंट के माध्यम से योग्य हुए। कुछ ये मूलभूत बातें आपसे करवाने का वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम कैसे पढ़ेंगे, इस टॉपिक की थीम को हमने कवर करा, और थीम को कवर करने के बाद इसको एक प्रकार से कहा जाए एक अपने सिनेरियो से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और उससे पहले जरूरी है हम इस टॉपिक की पहले फिल्म को बनाते हैं। आएगा टॉपिक क्या है, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कह सकते हैं चुनाव एवं प्रतिनिधित्व। इसकी पूरी फिल्म बनाने का पर्पस है कि अब इसे जानते हैं कि कैसे हम स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे। तो इस टॉपिक को मेरे अनुकूल थीम पकड़िएगा टॉपिक की, और उसमें होने वाले कीवर्ड को बेसिक से लेकर एडवांस तक चीजों को समाहित करिएगा। तो टॉपिक क्या है, चुनाव, मेरे साथ लिखें,
क्वांटिटेटिव। अब देखिए, सबसे पहले हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले चार्ट क्या बनना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड, इसमें से क्या निकालना है। एग्जाम में कैसी कैसी भूमिका प्री के सापेक्ष में, मेन के सापेक्ष में रही है, ये बहुत जरूरी है। GS2 के साथ जोड़ें, GS3 के साथ जोड़ें, ये देखने का प्रयास करेंगे। फिर चुनाव कराने क्यों जरूरी है, इसके रीजन के पीछे, लोकतांत्रिक देश है हमारा, तो लोकतांत्रिक कंट्री किसे कहते हैं, लोकतांत्रिक एक देश किसे कहते हैं, तो फिर ये जानेंगे कि डेमोक्रेटिक कंट्री का बेसिक आधार क्या होता है। इसके उपरांत अगर आप बढ़ेंगे तो इसी टॉपिक से तुम निकालने का प्रयास करोगे, इंडिया में इलेक्शन सिस्टम कैसा है, तो इंडियन यानी इंडियन भारतीय चुनाव प्रणाली कैसी है। उससे आगे बढ़ोगे तो इंडिया में रिफॉर्म कैसे कैसे की गए हैं या कैसे कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में तुम्हें जानना है। तो इंडिया यानी इलेक्शन रिफॉर्म, सरकारें लगातार, आप देख पाते हैं कि चुनाव को बेहतर तरीके से निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए लगातार कहीं ना कहीं काम करती है, चाहे वो ईवीएम का प्रयोग कर रही हो या किसी अन्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से संचार को जोड़ने का प्रयास कर पा रही है। फिर इस टॉपिक के सापेक्ष में निकाल सकते हैं कि हमने रिजर्वेशन कैसे हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है, रिजर्वेशन एरिया, कॉन्स्टिट्यूंसी जो एरिया है उनको कैसे हम लोग आरक्षित क्षेत्र को तय करते हैं, या चुनाव आयोग के क्या इसमें दायित्व रहता है। दूसरा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का दायित्व क्या है, क्यों कराते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्यों कराने का वजह है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता कैसे है, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं नहीं हैं। फिर इसके बाद अगर इस टॉपिक के सापेक्ष में आप जाएंगे तो हमें क्या करना है, इसका ये पढ़ना है कि हमें अभी इसमें कौन कौन से क्या करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के वर्क होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्शन कमीशन के वर्क क्या है। इस आधार पर ये जितने पॉइंट हैं, 5-6 पॉइंट, इन पॉइंटों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमें इस टॉपिक को कवर करना है। लेकिन इस टॉपिक को सापेक्ष में यूपीएससी की जर्नी के लिए पढ़ने के लिए उसका भी एक चार्ट एक साइड में बनाइएगा। आप टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, बोलेंगे सर इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन चुनाव। तो इसके लिए आपके पास इन्हीं की चीजों के साथ जो एडवांस चीजें हैं, चाहे मेंस की चीजें हों चाहे प्री की चीजें हों, इसके पीछे एक लॉजिक जानना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन की स्थापना करने का एक उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। जो इन टॉपिकों के साथ तुम्हें एडवांस नॉलेज को भी अब यहाँ पे इकट्ठा करना पड़ेगा, नहीं तो लोग वहाँ पैराग्राफ की फोटो खींच कर लगाकर स्टेटस पर उसको ही लिख लिख कर बताकर आपकी कहानी को दिखा देंगे। एनसीईआरटी ऐसे पढ़ी जाती है। एनसीईआरटी आईएएस के लिए नहीं बनी है, लेकिन एनसीईआरटी के लिए में से आईएएस के लिए क्या निकालना है, ये आपके पास एक कला होनी चाहिए। फिर यहाँ जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, संरचना क्या होती है। इसके साथ जोड़ो इन पॉइंटों को भी, ये सब जान जाओगे तो यहाँ पे इनका एक सिस्टमेटिक तरीके देखा जाए तो संवैधानिक उपबंध कहां से क्या क्या रखा गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक उपबंध क्या है, कहां से कहां तक इलेक्शन कमीशन 324 से 329 के बीच में प्रावधान क्या है। इतना सब एड ऑन करना पड़ेगा एडवांस लेवल पे जाके, जब तुम एक टॉपिक को समझ पाओगे। फिर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंस कैसे, फ्रीडम कैसे, इंडिपेंडेंट कैसे है, उसके बाद लिबर्टी कौन कौन सी दे रखी है, तो यहाँ पे स्वतंत्र क्यों कहा गया है, या स्वतंत्रता के मानक कौन कौन से हैं, किस आधार पर कह सकते हैं कि भारत का इलेक्शन कमीशन क्या है, स्वतंत्र है। इसके साथ अगर तुम और जोड़ोगे तो सोचोगे कि इसकी कुछ राजनीतिक जो कार्य शक्तियां होती हैं, तो कुछ जो पावर्स वगैरह हैं जो किताबों ने नहीं छापा है, और जो पावर और इसके वर्क वगैरह हैं उनको यहाँ समाहित करिएगा एडवांस लेवल पर। और उसके बाद राजनीतिक दलों को जब भी कोई राजनीतिक पार्टी मान्यता देती है हमारी इलेक्शन कमीशन, तो उसका आधार क्या होता है, तो राजनीतिक दलों को, पॉलिटिकल पार्टी को कैसे मान्यता मिलती है, राजनीतिक दलों को मान्यता, उसका आधार क्या है, इलेक्शन कमीशन की मर्जी होती है या जनता के द्वारा चुने गए चीजों की वैल्यू होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमें इतने पैरामीटर से गुजरना है। अगर प्रत्येक पैरामीटर आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर कर पाता है तो मान के चलें कि आप यूपीएससी के एक प्रकार से अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे। ये होता है तरीका पढ़ने का।
अभी एनसीईआरटी पढ़नी स्टार्टिंग ही नहीं करी है, लेकिन उससे पहले फिल्म को हमने डिजाइन कर लिया कि हमें ये फिल्म यहाँ से निकालनी है। अगर किसी फिल्म का ट्रेलर ना दिखाया जाए तो तुम्हें इंटरेस्टेड पैदा नहीं होगा। ऐसे किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी एक पूरा चार्ट बना लीजिएगा कि हाँ मुझे सर इसमें से ये निकालना है, इसके हिसाब से वन बाई वन करके हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। जब रास्ते आपको पता हो तो रास्ते कैसे चल रहे हैं ये बहुत जरूरी पॉइंट बन जाता है। तो आई होप, मुझे लगता है समझ में आ पा रहा होगा कि एनसीईआरटी को पढ़ने का आधार क्या है। आइएगा वन बाई वन करके लेके चलते हैं, पहले इसको समझते हैं फिर इसको समझते हैं, दोनों पॉइंटों को आपस में फिर इंटरलिंक कर लेंगे। एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा, अगर मजा आ रहा है तो एक बार दिल से क्लैपिंग कर दीजिएगा। एक बार अगर आप समझ पा रहे हैं तो एक बार क्लैपिंग कर दें। हमें इस टॉपिक में से ये निकालना, और ये तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में सिर्फ ये मिल रहा है, इसके बाद ये भी नहीं मिलेगा। इन दोनों को अब समाहित करना है, जो आपस में इंटरलिंक करते हुए हम लोग चलेंगे। ये होता है बेसिक सिनेरियो एनसीईआरटी पढ़ने का। अब देखिएगा, बात कर लेते हैं यहाँ पहले इस वाले पॉइंट की, और ये क्या होता है। आइएगा इसकी कहानी को मैं आपके सामने समझाने का प्रयास करता हूँ कि एग्जाम में इसका रोल कैसे है। देखिएगा, अगर इस सापेक्ष में अगर आप जा रहे हैं तो आप देखने का प्रयास करें कि क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, भारत में लोकतंत्र की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव रखा। इलेक्शन रिफॉर्म की बात कर रहे थे ना, प्रस्ताव रखा है ना उसने। सुझाए गए सुधार क्या है, तो रिफॉर्म कौन कौन से हैं इसके बारे में चर्चा करवाने के लिए बोल रहा है। और लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। देखिएगा, 2017 में यूपीएससी जीएस 2 पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन लेके आ चुका है। मैं नहीं कह रहा, यूपीएससी कह रहा है। साहब देख लो, पहले देखो समझो तब जाके पढ़ो कि मुझे कहां तक जाना है। उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि अड़ियल राज्य सरकार विधानसभा चुनाव टालना चाहती है तो चुनाव आयोग क्या कदम उठा सकता है। तो ये क्या है, आपसे चुनाव आयोग की शक्तियों के बारे में पूछ रहा है कि कोई भी राज्य सरकार अपने अनुकूल राज्य विधानसभा को चुनाव नहीं करा सकती, वो चुनाव आयोग तय करेगा। इसका मतलब अगर वो तय कर रहा है कि मैं करूंगी करूंगी करूंगी, तो इसलिए क्या कर सकता है, इसके पास क्या ताकत है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं नहीं, ये यूपीएससी कह रहा है। तो आप देखो पहले आराम से। उसके बाद यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 2019-94 में प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की आवासीय योजना पर चुनाव आयोग का क्या रुख है। यानी आप देख सकते हैं योग्यता पर, जो हमारे पास योग्यता है क्वालिफिकेशन पर, वो प्रश्न लगा रहा है। ये क्वेश्चन 1994 में पूछा गया है, मैं नहीं पूछ रहा, यूपीएससी पूछ रहा है। और देखिएगा यहां से भारत के चुनाव आयोग की संरचना के बारे में और कार्यों का वर्णन करें, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है जो आपको है डिफाइन करने। अगर इसी को तुम एनसीईआरटी के साथ जोड़ोगे तो इसमें से कुछ भी एक क्वेश्चन नहीं निकल के आ रहा है, यहां से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, लेकिन इनको हमें एडवांस लेवल पे जोड़ना है। मुझे में ये नहीं कह रहा ये इंपॉर्टेंट है, बट ये नींव है और ये एडवांस है। इन नींव को एडवांस को जब आपस में जोड़ लोगे तो क्या होगा, आपकी कहानी एक बन जाएगी। इसीलिए आपको पढ़ना कैसे चाहिए मैं दिखाने का तरीका बताता हूं। अगर इसको प्रीलिम्स में जाके देखेंगे तो आप देख पाते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है, आप बड़े प्यार से देखें। ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन ये है पहला, 2017 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्या है, भारत का चुनाव आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, तो निकाय संरचना से एक प्रश्न निकल के आ रहा है। क्या आगे, केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव उपचुनावों के 2 सदनों के कार्य चुनाव के कार्यक्रम, तो ये इसके कार्य से एक प्रश्न निकल के आ रहा है। यहाँ से चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय के संबंधी विवाद का समाधान करता है, तो ये इसकी शक्ति से प्रश्न निकल के आ रहा है। और तीनों क्वेश्चन शक्ति से निकलने का तो आपसे पूछ रहा है कि विच इज द राइट। तो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन, ये सब सीट मिल जाएगी आपको, चिंता न करें जिन्होंने यहाँ पे कर रखा है। देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2000 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2002 में भी दिया। देखो यूपीएससी का कम से कम 20 से 25 सालों का अध्ययन करने के बाद इस क्वेश्चनों को समाहित किया जाता है, जब जाके एनसीईआरटी का पार्ट पढ़ाया जाता है। ऐसे काम नहीं चलता बेटा कि किताब उठाओ पढ़ना स्टार्टिंग कर लो। और ये देखो यहां से क्वेश्चन 2000 उसमें दिया गया, तो ये आप ये समझ पा रहे होंगे कि प्रीलिम्स में और भी देखो 2004 में प्रश्न दिया गया। देखो क्या है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का अधीक्षण करना, संसद की मतदाता सूची का तैयार करना, तो ये कार्यों से प्रश्न है। ये दोनों प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और भी यहाँ से काम नहीं चलेगा तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पे ये बातें और अब आई दिमाग में पिक्चर की हमें कैसे बनाना है। इस एनसीईआरटी का प्रयोग अगर हम इसे बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो हमें इस टॉपिक को, हर टॉपिक को एक इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो आइएगा जर्नी को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला पॉइंट बात करेंगे, लोकतांत्रिक देश कंट्री किसे कहते हैं, इसका एक आधार नुमा क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। इनको पहले करके फिर इसको एडवांस पे लेके चलेंगे, पूरी कहानी आपके दिमाग में पिक्चर बन पाएगी, जहां एनसीईआरटी एडवांस प्री और मेंस को इंटरलिंक करते हुए हम लोग पढ़ पाएंगे। एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा अगर आपको ये कुछ समझ में मजा आया तो। इंटरेस्ट आया,
एक बार क्लैपिंग कर दे और मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलें, जिससे आपकी पिक्चर बन पाएगी सिस्टमेटिक तरीके से। कंट्री, लोकतांत्रिक देश। हमारा देश लोकतांत्रिक कहलाएगा कब? जब मत किसको देना है, हु इज द एलिजिबल ऑल वोट, यानी क्या इसके कुछ आधार आपके पास होने चाहिए कि मत क्या आधार है, इसको भी किसी तरीके से भी फॉर्मेट में बना सकते हैं। पहला, मत देने योग्य कौन होगा, ये स्पष्ट हो। इसका मतलब हु इज एलिजिबल टू वोट, कौन एलिजिबल है वोट देने के लिए, पहले ये डिफाइन कर रखा है। फिर हु इज द एलिजिबल ऑफ, कह सकते हैं कैंडिडेट, या इस कंटेस्ट में कौन एलिजिबल है इसको चुनाव लड़ने के लिए। तो सेकंड पॉइंट, चुनाव लड़ने के लिए कौन योग्य है, तो उसको हम लोगों ने उम्र तय कर रखी है कि लोकसभा का चुनाव इतनी इतनी उम्र का लड़ेगा। फिर चुनाव का देख रेख सुपरविजन कौन करेगा, तो यानी यहां पे इसका चुनाव का सुपरविजन कौन करेगा, देख रेख कौन करेगा। उसके बाद इस कंट्री में मतदान करने के बाद अपने प्रतिनिधि को चुनने की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे चुनते हैं, क्या आधार है, इसका एक आधार नुमा तैयारी कर रखा है कि प्रत्यक्ष तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से। तो प्रतिनिधि का चयन कैसे होता है, प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव का चयन कैसे होता है, इसके बारे में स्पष्ट हो, इसके बारे में स्पष्ट हो। और साथ में उसकी मतगणना कैसे की जाएगी, काउंटिंग कैसे की जाएगी, काउंटिंग डे कैसे काम किया जाएगा, एक प्रकार से कहा जाए तो पूरा रूलिंग सिस्टम हमारे पास डिफाइन हो, यानी कह सकते हैं इलेक्शन इलेक्शन स्ट्रक्चर क्या हो, डिफाइन हो। और ये सारी बातें हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, हमें सारी बातें इंडिया में देखने को मिलती हैं। तो इंडिया कैसा कंट्री है, बोले इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्यों? चुनाव मत कौन देने योग्य है, आपने बोला 18 साल से उम्र के लोग ज्यादा हैं वो मत दे सकते हैं। चुनाव लड़ने योग्य है तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर हमने लोकसभा के लिए अलग है, राज्यसभा के लिए अलग है, गांव के प्रधान के लिए अलग उम्र है, ये अलग अलग उम्र हमने तय कर रखी है। यहाँ पर चुनाव का देखरेख कौन करेगा, उसके लिए हमने सेंटर में इलेक्शन कमीशन की स्थापना कर रखी है, राज्य में निर्वाचन आयोग की हमने राज्य स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना कर रखी है। ऐसे ही रिप्रेजेंट कौन होगा, चयन कौन करेगा, इसके दो आधार तय कर दिए गए, एक प्रत्यक्ष तरीके से और एक अप्रत्यक्ष तरीके से। और यहां से इलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसलिए हमने एक संस्था इंस्टीट्यूशन की स्थापना कर दी। और जब किसी कंट्री में ये सब कुछ समाहित हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री का नाम देते हैं। तो इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसका मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं इंडिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था इसलिए स्टैब्लिश की गई है क्योंकि हमारे पास इलेक्शन प्रणाली है, हमारे पास हाथ खड़ी करने की प्रणाली नहीं है, हमारे पास तानाशाही नहीं है, हमारे पास राजतंत्र नहीं है, हमारे पास यहाँ से अन्य बाकी जी वंशानुगत सिस्टम नहीं है, हमारे पास लोकतंत्र है। और लोकतंत्र का पहला मानक है इलेक्शन होना। अब इलेक्शन कैसे होना, जहां पे सबको बराबर अधिकार दिया जाए। तो इस सापेक्ष में हम ये देख सकते हैं कि इंडिया में जो चुनाव प्रणाली है वो डिफाइन करती है कि इंडिया डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक कंट्री है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, चुनाव प्रणाली का इसमें कैसे संबंधित है, तो आप आराम से बताएंगे कि जिस देश के अंतर्गत ये 4 5 6 पैरामीटर्स होते हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं वो लोकतांत्रिक कंट्री है। आया स्पष्ट करके? कुछ मजा आया तो कमेंट कर दीजिएगा। आगे चलते हैं नंबर 2 पॉइंट की तरफ। पहले हम लोग इसको लेने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। सेकंड पॉइंट, एग्जाम के ओरिएंटेड क्या पढ़ना है, इलेक्शन प्रणाली कैसी है। तो भारत में इलेक्शन प्रणाली की वजह अगर देखा जाए तो इसको भी थोड़ा सा करके आगे लेके चलते हैं। सेकंड पॉइंट लिखिएगा इलेक्शन प्रणाली, इंडियन इलेक्शन सिस्टम। सबसे पहले इस पैरामीटर्स को इंडिया ये रहा, इसको मेरे साथ ऐसे ही बनाइएगा। तो हमारे पास प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का स्टैब्लिश किया गया है, समानुपातिक। इसका मतलब जनसंख्या जितनी जहां जहां होगी वहां से उतना उठाया जाएगा। अब ऐसा तो नहीं कि यूपी की जनसंख्या ज्यादा है और मणिपुर मेघालय की कम है तो वहां से भी उतने लोग और वहां से भी उतने लोग, इससे क्या हो जाएगा, असमानता निकल के जाएगी। तो हमने कौन सी प्रणाली को अपनाया, समानुपातिक प्रोपोर्शनल इलेक्शन प्रणाली को अपनाया।
अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों करा, उसके पीछे लॉजिक क्या है कि हम यहाँ पर इंडिया है तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि निर्वाचन क्षेत्र का चयन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया का हम लोग चयन करते हैं। अब इंडिया में क्या करा, हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र डिफाइन कर दिया। पूरा भारत है, इस भारत में इस एरिया को डिफाइन कर दिया, इस तरीके से राज्य है। इस राज्य के अंतर्गत भी हमने क्या कर दिए, छोटे छोटे एक एरिया डिफाइन कर दिए कि यहाँ से एक जनता का रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति का चयन किया जाएगा। उस चयन करने की प्रक्रिया क्या होगी, इलेक्शन होगा। तो यहीं से फर्स्ट जो पास्ट पोस्ट सिस्टम को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि मतदान प्रणाली को हम लोगों ने किस आधार पर तय करा, एक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर। और यहीं से चुन के जो प्रतिनिधि है वो क्या करता है, इस एरिया का निधि या कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव करता है। रिप्रेजेंटेटिव क्यों करता है, क्योंकि वो उस एरिया से चुन के आया। अब ये सभी लोग मिलकर क्या बनाते हैं, एक संस्था की स्थापना हो जाती है। उस संस्था को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। इस तरीके से अब संसद में कौन बैठते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं। इसमें से जो रूलिंग पार्टी, जो बड़ी पार्टी होगी वो रूलिंग पार्टी बन जाएगी, वो शासन करेगी, वो गवर्नेंस के अंतर्गत कार्य करेगी। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि इंडियन इलेक्शन सिस्टम कैसा है, तो बोलेंगे सर इंडियन जो इलेक्शन सिस्टम है वो समानुपातिक तरीके से है, प्रोपोर्शनल एरिया से हम लोग इस्टेब्लिश कर लेते हैं, जहां पर पूरे भारत को डिफरेंट डिफरेंट एरिया में बांटा गया है, जहां पर उनमें जनसंख्या के आधार पर, वहां पे जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया है। और सीटों का बंटवारा करने की वजह से हमारे पास इलेक्शन प्रणाली लगी गई है कि जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पे जनसंख्या के माध्यम से क्या होगा, चुनाव। इस तरीके से कार्य किया जाएगा। ये स्पष्ट है, ये एनसीईआरटी से निकालना है, ये हमें एनसीईआरटी से निकालने का प्रयास करना है जो एनसीईआरटी भी है। अभी तो पहले एनसीईआरटी वाले पार्ट को कवर कर लें, फिर इसके एडवांस पार्ट को मैं कवर कराता हूं, देखो कैसे इसमें जोड़ने का प्रयास करना। तो ये कुछ एरिया हमें समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे अगर इससे पूछा तो ये क्या है। फिर इलेक्शन रिफॉर्म की बात करता है चुनाव आयोग। अब इलेक्शन रिफॉर्म, कई प्रकार के रिफॉर्म की हम लोग बात करेंगे। आइएगा इस रिफॉर्म में कुछ अपने आधार पर, कुछ जो एग्जाम में दिया है एनसीईआरटी में उससे एडवांस वर्जन लेके चलेंगे, यहाँ भी बात करेंगे इस वाले पॉइंटों पे भी। पहले इन वाले पॉइंटों को निपटा देते हैं। तो क्या है इलेक्शन रिफॉर्म, लिखिए इलेक्शन रिफॉर्म। चुनाव सुधार। चुनाव सुधार क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक है, और डेमोक्रेटिक होने की वजह से आप एग्जाम्पल देखना कि यहाँ पर अब आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जानी चाहिए। क्या पिक्चर बनेगी, पूरी पिक्चर को हम लोग यहाँ एनालाइज करते हैं। सपोज कैट कर लिए आपसे मैं पूछूं कि चुनाव चुनाव सुधार को 3-4 एंगल से देख सकते हैं, जो अभी सरकार ने किए गए हैं और जो अभी करने बाकी हैं। अब इनको एक जगह समाहित कर लीजिएगा। पहला सुधार क्या है कि यहाँ पर चुनाव आयोग के द्वारा अभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो है, लेकिन उसमें चयन करने की प्रक्रिया कहीं ना कहीं अभी प्रदूषित है। इसका मतलब वो कठोर प्रावधान नहीं कर पाती है, कोई ठोस कदम नहीं कर पाती है। जैसे एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल आप चुनाव में देखेंगे तो पैसे का बलपूर्वक प्रयोग किया जाता है। आप चुनाव में देखेंगे तो सत्ताधारी पार्टी कहीं ना कहीं अपनी शासन का दुरुपयोग करती है। इसका मतलब वो कठोर एक्शन ना लेने की वजह से, हमारे कठोर नियम ना होने की वजह से जनता भी और वहां से जो प्रतिनिधि भी हैं वो भी कहीं ना कहीं सही तरीके से एक्शन नहीं ले पाते हैं। फिर उसके बाद चुनाव प्रचार में आज अगर देखा जाए जाति धर्म को ऐसे इन्वॉल्व कर लिया गया जैसे धनकना हम घर में खाना बनाते हो सबको मिक्स कर लेते हैं। तो यानी यहाँ चुनाव में जाति धर्म जो है, जाति धर्म समुदाय, इस प्रकार के जो चीजें हैं उनका क्या है, अब बोलबाला हो चुका है। रिफॉर्म किए हैं, ऐसा कोई अगर प्रचार करेगा जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर, तो वहां एक प्रकार से आचार संहिता की स्थापना कर ली हम लोगों ने, लेकिन अभी क्या है, करना बाकी है। फिर जनता को इसके लिए जरूरी भी है कि जनता को एक्टिव कैसे करे, सतर्क कैसे करे। ये रिफॉर्म करने बाकी हैं, कुछ हुए भी हैं। आपने देखा होगा चुनावों के समय सबको चुनाव आयोग जो है कार्यक्रम के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के माध्यम से एक्टिव करता है कि तुम्हारा मत है, तुम्हें देने का अधिकार है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक देखेंगे, अभी एक एडटेक कंपनी है, उसके एक शायद टीचर को उसने ये बोल दिया कि चुनाव जो है मतदान जो है पढ़े लिखे व्यक्ति के सापेक्ष में देना चाहिए, इसलिए कंट्रोवर्सी होगी बहुत लंबी वाली, उसको टीचर को वहां से छुड़वाना पड़ा या छोड़ना पड़ा। यानी ये भी एक बन जाता है। तो जनता एक्टिव नहीं है, लेकिन जनता को एक्टिव करने के लिए जब लोग कोई प्रयास कर रहा होता है तो वहां पे कहना कि पॉलिटिकल चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं और उसके ऊपर आरोप लगा के ऐसा करने का प्रयास किया जाता है। तो यानी यहां पर क्या है, सतर्क करना है किसको, जनता को। ये रिफॉर्म होना है। उसके बाद इंडिया में वुमेन एम्पावर ना होने की वजह क्या है कि वो पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं। इसलिए हमारे महिलाओं को अभी आधार या महिलाओं को एक आधारभूत तैयारी या आधारभूत परिवर्तन करना बाकी है। जैसे
एग्जाम्पल बेस पे समझे, अभी हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट में तो 1-3 हमने रिजर्वेशन दे दिया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में अभी भी कोई आरक्षण नहीं है। महिलाएं कितनी होंगी, कैसे होंगी, ये डिपेंड करता है पार्टियों के ऊपर। जितना टिकट मिलेगा उतनी महिलाएं होंगी। इसलिए ये रिफॉर्म करना बाकी। और तुम बताओ कमेंट करके, अगर आप सब लोग प्यारे से मोहब्बत से आप बताएंगे कि सर और कौन से रिफॉर्म करने, तो यहाँ पे रिफॉर्म करना है आपराधिक रिफॉर्म, क्रिमिनल। कोई व्यक्ति अगर आपराधिक है तो उसको चुनाव लड़ने के लिए लंबे समय तक क्या किया जाए, वंचित किया जाए। ये क्या है, एक प्रकार से एक कह सकते हैं कि आधार है। और भी कमेंट करिएगा। हमारे पास इस चुनावों में क्या है, बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि एक प्रकार से मतदाता को आकर्षित करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं। पैसे बल का प्रयोग किया जाता है, धमकी का, इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है। उसको कैसे बचाया जाए। फिर आज के समय में समानता को पैदा करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कहीं ना कहीं चुनाव को तय किया गया, लेकिन चुनाव भी अब क्या है, असमानता पैदा कर रहा है। क्यों? गांव में जो एक गरीब है, असहाय है, वंचित है, वो चुनाव क्यों लड़ पा रहा है? क्योंकि खर्च ज्यादा हो रहा है। अगर हम इलेक्शन कमीशन में देखेंगे तो उसने तय कर रखा है कि लोकसभा में 70 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। अब 70 लाख रुपए गरीब व्यक्ति के पास कहां से आएंगे? तो यानी ये जो रिफॉर्म है, इस रिफॉर्म की जड़ें आपके पास दिमाग में होनी चाहिए। तो यानी आज के समय डिजिटल क्राइम होने लगे हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं। सोशल मीडिया पर ये जो चीजें चल रही हैं, आपराधिक क्रियाएं होने लगी हैं, और आजकल युवाएं युवाएं अपराध की दुनिया में जख्म होकर कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने आप को आप कह सकते हैं कि खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ हमें इन सब चीजों के बारे में टैकल करना है। तो यानी आपको क्या क्या रिफॉर्म पढ़ने हैं, कैसे करने हैं, इसके बारे में पूरी कहानी हो जानी चाहिए। कुछ आया दिमाग में? बना या नहीं बनी पिक्चर? तो इससे क्या होगा, आप 1 बाई 1 करके और भी रिफॉर्म यहाँ लिख सकते हैं जो अभी रिफॉर्म किए गए हैं। जैसे आप सोच लीजिएगा, सरकार ने रिफॉर्म किया कि 24 घंटे पहले कोई भी शराब की हट्टियां नहीं खोलेगा, कोई भी बल दल का प्रयोग नहीं करेगा, कोई किसी को आकर्षित नहीं करेगा, कोई किसी प्रकार के क्राइम को नहीं बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, रिफॉर्म किए हैं, ऐसा नहीं है नहीं किए हैं। आज हम लोग बैलेट पेपर की जगह हम लोग उससे प्रश्न वोटिंग मशीन जो है ईवीएम से हम लोग चुनाव करते हैं। लेकिन जब ईवीएम पे ही प्रश्न चिन्ह उठने लगे तो फिर क्या होगा, सोचिएगा। तो रिफॉर्म करना कई स्तर पर दिखाना पड़ेगा कि रिफॉर्म जो है हमें प्रशासनिक स्तर पर भी करना पड़ेगा, रिफॉर्म हमें राजनीतिक स्तर पर भी करना पड़ेगा, रिफॉर्म हमें यहाँ पे बेसिक आधार पर भी रिफॉर्म करना पड़ेगा, और चुनाव आयोग के अंतर्गत जो है क्रियाएं हैं, चुनाव प्रक्रिया, उनमें भी रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो रिफॉर्म का मतलब कई प्रकार के रिफॉर्म करने पड़ेंगे, जो अभी करे हैं, कुछ करने बाकी हैं। ये रहा थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बारे में जानने का प्रयास करा। आइएगा अब इन सब चीजों को यहाँ जोड़ने का प्रयास करते हैं, और यहां जोड़ के चीजों को कवर करने का प्रयास करेंगे, जहां से इलेक्शन कमीशन की जो अवधारणाएं हैं वो तुम्हारे दिमाग में एस्टेब्लिश होती चली जाए, जिसको हम लोग यहां पे एंगल से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइएगा, अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के देखेंगे तो थोड़ा सा ये दिमाग में पिक्चर रखने का प्रयास करें, इसको नोट डाउन, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्या लिखा है देखिए बैकग्राउंड में, इलेक्शन कमीशन वेयर हेल्ड इन इंडिया बिटवीन 25 अक्टूबर 1951। तो आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग का थोड़ा सा क्या है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। क्या बैकग्राउंड है? इसकी स्थापना 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच में हुए थे। इसलिए चुनाव की जो है 1947 में स्वतंत्रता के बाद लोकसभा के पहले चुनाव इस लोगों ने कराए। तो प्रावधान क्या है, एक ढांचा मैंने दिया गया है, लेकिन ये ढांचे से काम थोड़ी चलेगा, हमें इसको और अंदर तक जाने का प्रयास करना है। और ये कैसे कैसे दिए गए हैं, पूरी कहानी को हम अपनी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, ये पीडीएफ भी आपको यहाँ से आराम से मिल जाएगी। लेकिन मुझे कैसे पढ़ना है, आइएगा मैं अपने आधार पर आपको यहाँ पहले स्ट्रक्चर से आबरू कराता हूँ, और इसके बारे में चीजों को लेकर चलता हूँ। चलते हैं कहानी को लेकर संरचना के बारे में। इलेक्शन कमीशन, सबसे पहले इसमें एक अध्यक्ष कह सकते हैं या मुख्य निर्वाचन आयुक्त कह सकते हैं, तो वर्ड अच्छा रहेगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले 1950 से लेकर 1989 तक सिर्फ ये एक सदस्य ही इसमें पूरे इलेक्शन को कराता था, बाकी जगह से लेकर मेंबर लेकर ये चुनाव आयोग काम करता था। लेकिन इस देश में, इतने बड़े देश को एक आदमी इलेक्शन करा पाए,
बेसिकली भाई बाकी चीज़ों को इकट्ठा कर ले, लेकिन इतने संसाधनों को इकट्ठा करना बड़ा गंभीरता का विषय रहा। तो 1989 तक ये यहाँ पर ये सिर्फ एक ही आयुक्त हुआ करता था, ये बेचारे कोई अन्य आयुक्त नहीं थे। इसका मतलब एक व्यक्ति पूरे देश में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए समस्याएं पैदा हुई। उसके बाद हमने यहाँ रिफॉर्म किया 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर 1989 को हमने रिफॉर्म किया, किसमें, चुनाव आयोग के साथ, जिसमें 61 अमेंडमेंट के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। उस अमेंडमेंट के माध्यम से हमने कहा कि एक व्यक्ति पूरे देश में चुनाव प्रणाली को स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से ध्यान नहीं रख सकता है। इसके लिए सहायता करने के लिए हम यहाँ पे काम कर लेते हैं। 2 काम किए, 2 अन्य आयुक्त की स्थापना करी इसी में, और यहाँ जो मतदान की उम्र है उसको हम लोगों ने 21 से कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। ये तो पता नहीं एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो अगर संरचना में जाएंगे तो, लेकिन यहाँ 1990 में इसे समाप्त कर दिया गया, पुनः फिर हम लोगों ने 1993 में इनको शामिल कर दिया गया। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान की जो संरचना है इलेक्शन कमीशन की, वो 2 लोगों से मिलकर बनी है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त से और ये अन्य आयुक्त से। अब ये सदस्य संस्था कैसी हो चुकी है, तो बोलेंगे सर ये जो संख्या सदस्य संस्था है अब ये बहु सदस्य संस्था हो चुकी है। 2 तो अन्य होते हैं और एक क्या होता है उसमें मुख्य होता है। इन लोगों को मिलाकर इनका चयन कौन करता है, बोलेंगे सर राष्ट्रपति जी इनको, राष्ट्रपति महोदय इनका चयनित करते हैं। ये एक बेसिक ढांचा हो गया जो आपने स्ट्रक्चर के बारे में समझने का प्रयास करा। उसके बाद इस इलेक्शन कमीशन का एक मोटो क्या है, एक इसका उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य की कहानी को यहीं पे इसके साथ में लेकर का पर्पस करते हैं, जहां पर आपकी थोड़ी थोड़ी फिल्म जो है स्ट्रक्चर आएगी। इलेक्शन कमीशन का उद्देश्य है, पहला पॉइंट क्या उद्देश्य होगा भाई साहब, देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना, पहला इसका उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य लिखिएगा, देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। क्यों कराना, जिससे कि हम लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना कर सकें, जिससे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्टैब्लिश हो सके। दूसरा, चुनाव किसके कराती है, अब बोलेंगे सर ये प्रधान चुनाव तो नहीं कराएगी ना, तो चुनाव भी कौन से कराएगी, ये संसद के चुनाव कराएगी और विधानमंडल के चुनाव कराएगी। यानी आप अभी कह सकते हैं कि देश में संसद और विधानमंडल के जो चुनाव होते हैं वो यहां पर चुनाव कराएगी। फिर इसका पर्पस क्या है, जितनी भी नियंत्रण है चुनाव को लेकर, नियंत्रण प्रणाली है, कंट्रोल प्रणाली है, वो किसके पास है, इलेक्शन कमीशन के पास है। उसके बाद पदों का निर्वाचन कैसे करना है, संचालन कैसे करना है, निर्देशन कैसे देना है, डायरेक्शन कैसे फॉलो करानी है, सारे क्या है इसका एक उद्देश्य में आ जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन की स्थापना करने का एक पर्पस क्या है, सिर्फ इतना पर्पस है कि देश में इलेक्शन सही तरीके से हो सके, लोग निष्पक्ष तरीके से जान सके कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्टैब्लिश करने के लिए, शासक का चयन करने के लिए हर किसी व्यक्ति के लिए क्या है, बराबर का अधिकार है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, देश लोकतंत्र की जगह तानाशाही बन जाएगा। उस तानाशाही ना बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है, इलेक्शन कमीशन की होती है। तो यानी इस पॉइंट से आप स्पष्ट समझ पा रहे होंगे कि यदि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम लोगों ने पूरा समझने का प्रयास करा। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, देखो इसको भी लिखते हैं, वन बाई वन करें, दोनों को लिंक करते हुए चल रहे हैं हम आपस में, और फिर ये जो पावर है इनको एक साथ जोड़ लेंगे, ये वाली हमारे पास जो पावर है ये वाली पावर को एक साथ जोड़ लेंगे। क्लियर है, कुछ मजा आ रहा तो एक बार कमेंट करिएगा, और यहां से पूरी पिक्चर बनाने का हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। लिखिए, संवैधानिक प्रोविजन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और उसकी फिल्म को पूरा बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो किताब ने एक आध आर्टिकल देके निपटारा कर दिया गया है, मैं उसको पूरा लिखाने का प्रयास करता हूं, और उसको भी मैं अपनी भाषा में 324 से लेकर 325, 326, 327, 328 और 329 ये आर्टिकल इलेक्शन कमीशन को उसके अधिकार के रूप में दिए गए हैं। अब यहीं से इसका नियंत्रण कैसे करेगा, निर्वाचन कैसे करेगा, एक प्रकार से उसका आधारभूत ढांचा क्या होगा, ये पूरी प्रक्रिया किसमें बोल रखी है, बोलेंगे यहां से
इलेक्शन कमीशन की पूरी 324 में। एक वर्ड में मैंने सारे शब्दों को प्रोपित कर दिया कि आधार क्या होगा, कैसे वो कराएगा, कैसे निर्वाचन करेगा, कैसे संचालन करेगा, कैसे निर्देशन देगा, कैसे वो यहाँ पे नियंत्रण की जिम्मेदारी उसके ऊपर कैसे कंट्रोल करेगा, सारे अधिकार किसके दिए गए, 324 में दिए गए। फिर नामावली, जो हमारी बात वोटर लिस्ट होती है, उसकी भूमिका कैसे रेडी करेगा, तो लिखे यहाँ पे नामावली तैयार करना। नामावली में भूमिका, कितने उम्र के लोग उसमें होंगे, किस प्रकार से उसको, कितने आंकड़ों से हम लोग यहाँ काउंटिंग करेंगे, जनसंख्या को किस प्रकार से काउंटिंग करेंगे, उनका आधार क्या होगा, ये सब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन करवाता है। फिर उसके बाद लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव कराने का आधार क्या होगा, भाई 5 साल में कराएंगे तो कब से कराएंगे, कैसे करेंगे, तो 326 में क्या बोल रखा है, लोकसभा और विधानसभा, लिख लीजिएगा, यानी संसद कह सकते हैं और विधानसभा के चुनाव का आधार। ये लैंग्वेज इसलिए यूज की जाती है सिंपलेस्ट वे में कि किताबी ज्ञान के कठोर शब्दों को निकालकर सरल भाषा में पिरोना, जिससे कि तुम्हारे दिमाग में हो जाए, उसमें स्टैब्लिश होना, ये सारी काम हमारे सामने आ जाते हैं। फिर 327 में ये दिया गया है कि निर्वाचन संबंधी जितनी भी शक्तियां संसद को दी गई हैं, संसद उसमें रिफॉर्म कर सकता है कि भाई चुनाव 5 साल में होता है, 10 साल में करेंगे, तो चुनाव आयोग को ये मानना पड़ेगा। तो यहाँ निर्वाचन जितनी शक्तियां हैं 327 में, निर्वाचन संबंधी जो परिवर्तन करने हैं, जो शक्ति है संसद की शक्ति, किसको दी गई है, बोलेंगे सर इलेक्शन कमीशन को दी गई है। उसके सापेक्ष में यहां पे 328, अब जो आपको पता होगा कि जो विधानमंडल की शक्ति है वो भी दी जाएगी फिर, तो 328 में क्या है, विधानमंडल की शक्ति, लेजिस्लेचर ऑफ या स्टेट लेजिस्लेचर की शक्ति, ये किस में दी गई है, बोलेंगे सर 328 में दी गई है। 339 में क्या है, भाई साहब एक हमारे बड़े साहब बैठे हुए हैं कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर देश में कुछ हाहाकार मची, कुछ समस्याएं पैदा हुई, तो सब हम आ जाएंगे पीछे से, जिसको जुडिशरी कहते हैं। जुडिशरी कैसे कैसे हस्तक्षेप कर सकती है, किस प्रकार से कर सकती है, ये 328 में 329 में बोल रखा है। तो न्यायपालिका का हस्तक्षेप, ये प्रक्रिया किस में है, 329 में। 329 ए को और डाल दिया गया कि संसद के चुनाव के लिए विशेष प्रावधान कैसे किए जा सकते हैं, ये 329 ए में इन्वॉल्व कर लिया, तो इसको भी आप डिफाइन कर लें क्या है 329 ए में, तो लिख लीजिएगा 329 ए संसद के विशेष प्रावधान। अब ये प्रोविजन क्या होंगे, ये 1 बाय 1 करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जहां पर आप कह सकते हैं कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है, ये हमारे आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में पूरा ढांचा इन लोगों ने स्टैब्लिश कर रखा है। तो यानी यहां से पिक्चर ये बन जाती है कि किस प्रकार से यहां पर आपके दिमाग में आई जाएगी। यहां तक बात बनी या नहीं बनी, बताओ कमेंट करके। दिल खुश हुआ नहीं हुआ कि सर बाकी में इलेक्शन कमीशन को धारणाओं के आधार पर कंसेप्चुअल फैक्चुअल सारी चीजों को समाहित करते हुए हम लोग चल रहे हैं। अब अगर इसी एस्पेक्ट में कहानी को लेके चलें तो हमने इसको भी कवर कर लिया है। अब इसको भी कवर कर लिया है तो हमारे पास आधार क्या है कि हम इलेक्शन कमीशन के कौन कौन से वर्क होते हैं, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को एक साथ लेने का प्रयास करते हैं कि इलेक्शन कमीशन कौन कौन से कार्य होते हैं। अब बोलेंगे सर कौन कौन से कार्य नहीं होते हैं, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। अब इसको लाइन टू लाइन करके, जो यहाँ चुनाव में भी नहीं छापा है, उसको हम 1 बाय 1 करके समझने का प्रयास करते हैं और आपके सामने पूरी पिक्चर नुमा कहानी में आपको दिखाता हूं, जिससे कि आपके दिमाग में पिक्चर नुमा कहानी बन जाएगी। क्या कार्य हैं देखिएगा। अगर हम इसके 3 एस्पेक्ट में देखा जाए तो लिखें इलेक्शन कमीशन के वर्क एंड पावर, वर्क्स एंड पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन। आपको पता है जब आप डीएम साहब बनेंगे तो डीएम एक जिले का कार्यपालिका का क्या होता है, हेड होता है जो कार्य करवाता है। लेकिन जब वो चुनाव कराए जाएंगे तो उसे निर्वाचन अधिकारी बन जाता है।
क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति दो दो रूप धारण करता है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास अपने कोई वर्कर्स नहीं है। इसलिए मार्केट में जो फैले हुए तंत्र हैं, उसी में से उनका चयन करके चुनाव उन्हीं लोगों से कराएगा। बस वो परिवीक्षक का काम करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है। निर्वाचन आयोग में अगर इनकी संस्था स्थापित कर ली कि चुनाव आयोग के लिए हमारे अपने वर्कर होंगे, तो देश में सार्वजनिक भी और बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमारे देश में इस इलेक्शन कमीशन के 3 कार्य में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जो मेंस में कई बार यहाँ पूछा जा चुका है कि कहाँ कहाँ रिफॉर्म करना है। एक होता है प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, यानी प्रशासनिक कार्य है। अब ये क्या होता है, समझेंगे इसको भी। एक होता है सलाहकारी कार्य, एडवाइजरी कार्य, सलाहकारी कार्य। और थर्ड वन होता है यहाँ पे अर्ध न्यायिक, जुडिशली कार्य, यानी हाफ हमारे पास अर्ध न्यायिक, कुछ न्याय भी करता है। अगर कोई चुनाव हो जाए तो उसको रद्द करने का भी काम करता है। कोई बड़ी समस्या होंगी तो कोर्ट में भेज देता है। तो इसलिए कंप्लीट न्याय नहीं करता, इसलिए अर्ध न्यायिक कार्य कहते हैं। ये 3 कार्य हमारे पास जुडिशरी के या प्रशासनिक के या एडवाइजरी के काम हमने किसको दिए गए हैं, इसको भी। सपोज कर लो, एग्जाम्पल लो, किसी विधानसभा को भंग कर दिया गया, तो चुनाव कब तक नहीं कराए जाएंगे, जब तक चुनाव आयोग स्पष्ट नहीं कर देगा कि अब इस राज्य में आपात हटा के हम चुनाव कराते हैं, इस स्थिति में है। अगर चुनाव आयोग ने कह दिया कि अभी चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है इस सिचुएशन, तो नहीं करा सकते, इसलिए आपातकाल को नहीं हटा जाता। तो राष्ट्रपति शासन को हटाने के लिए, हटाने से पहले चुनाव आयोग से सलाहकारी कार्य भी किया जाता है कि आप चुनाव कराने में सक्षम है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। तो यानी यहां से 3 कार्यों के आधार पर चुनाव आयोग के कार्य को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इसको मैं डायरेक्टली लिख, ये आपको मिल जाएगा, इसको समझें। पहला पॉइंट क्या है, प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य में अगर पहला पॉइंट देखेंगे तो क्या है, परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के क्षेत्रीय क्षेत्रों का निर्धारण करना। अब मान लीजिएगा इंडिया में यहाँ पे सबको मिला लिया जाए, तो यहाँ पे लोकसभा की सीटें कितनी है, 550 सीटें डिफाइन कर रखी हैं। अब वो सीटें कैसे कैसे बढ़ेंगी, कैसे कैसे घटेंगी, उनका एरिया कैसे कैसे होगा, ये सारा काम किसका है, चुनाव आयोग का है। तो परिसीमन आयोग जो है वो किसके अधिनियम अधिनियम के किसी अनुकूल कार्य करता है, इलेक्शन कमीशन के अनुकूल कार्य करता है। दूसरा, यह मतदाता सूची को तैयार करता है, जो वोटर लिस्ट होती है उसको रेडी करता है और उसको अमेंडमेंट करता है कि कोई चेंजिंग मर गया उसको हटाएगा, जो नया आ गया उसको जोड़ेगा। और यही से सभी पात्र मतदाताओं की एक क्या करता है, रजिस्टर्ड करता है कि ये हमारे देश में क्या है, पंजीकृत मतदाता जो 18 साल से अधिक उम्र के हैं। ये इसका प्रशासनिक कार्य है। उसके बाद चलेंगे यहाँ से आगे, यह राजनीतिक दलों को, अब भाई समझेंगे ये दलों को मान्यता कैसे दी जाती है, तो यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने का काम भी इलेक्शन कमीशन का है। ये लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, जो कि मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। और उन्हें चुनाव चिन्ह का आवंटन करना। अब मान लीजिएगा चुनाव आयोग से कुछ स्पष्टीकरण जो है मांगे जाते हैं पार्टियों से। मान लीजिए जैसे केजरीवाल की पार्टी झाड़ू है, तो उससे कुछ ऑप्शन मांगेगी कि आप किस चिन्ह को लेना चाहते हैं। तो ऐसे ही चुनाव आयोग उन चिन्हों में से अपने अनुकूल जो है चिन्ह का बंटवारा करता है। तो चुनाव चिन्हों का बंटवारा भी इलेक्शन कमीशन करता है और पार्टी को रजिस्टर्ड भी इलेक्शन कमीशन करता है। इसके अलावा बाकी कोई नहीं करता है। आगे चलते हैं, चुनाव जब चुनाव होगा तो उसकी जो तारीख है, जो कार्यक्रम है कि कितने चरणों में होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, ये कैसे कैसे स्ट्रक्चर होंगे, सबकी घोषणा कौन करता है, बोलेंगे सर ये चुनाव आयोग करता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं नामांकन पत्रों की जांच करना, यह कार्यक्रम को डिफाइन करना, तारीखों को तय करना, ये सारे काम किसके, चुनाव आयोग के हैं। उसके बाद स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूरी कंट्री में या पूरे काउंट्री में एक मशीनरी का कहीं ना कहीं परीक्षण करता है। यानी एग्जाम्पल बेस पे आप प्रशासनिक अधिकारी या डीएम एसडीएम साहब बने हुए हैं, लेकिन तुम्हारा एक प्रकार से पर्यवेक्षक कौन है, इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है। तो देखा भी होगा आप लोगों ने, कभी कभी पर्यवेक्षक बना के डीएम साहब को कहीं और भेज देता है या एसडीएम को कहीं और भेज देता है। इसका मतलब ये क्या है, पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है, कोऑर्डिनेशन के रूप में कार्य करता है, इलेक्शन कमीशन के रूप में ये दायित्व है। तो यानी ये आपके क्या है, प्रशासनिक कार्य है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आचार संहिता, जो हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट है, यहाँ पर आचार संहिता है, वो लागू करता है कैसे, एक प्रकार डिफाइन करता है कि अब लागू होके अब तक रहेगी। इसका मतलब कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं करेगा। यानी एक प्रकार से जितनी भी अनियमितताएं हैं, जो समस्याएं हैं, जो चुनाव को रद्द करने में करनी पड़े, अगर ऐसा कुछ पाया जाता है, चुनाव को रद्द भी इलेक्शन कमीशन करता है। एक प्रकार से हम ही कह सकते हैं कि यदि किसी बूथ पर कुछ घोटाला हुआ है तो उस बूथ के लिए चुनाव आयोग रद्द कर देगा, नया कराएगा उसको। तो यानी ये क्या है, एक प्रशासनिक कार्य है, जो 6 पॉइंटों में मैंने आपके सामने डिफाइन कर रखे हैं। आगे चलते हैं, सेकंड क्या था इसका, बोलेंगे सर ये क्यूसी जुडिशरी फंक्शन है, जिसको अर्ध न्यायिक कहते हैं। देखिए, राजनीतिक दलों को दी गई मान्यताओं को लेकर जो विवाद है, उनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है, उसका निपटारा कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। आगे चलते हैं, तो राजनीतिक दलों को लेकर चुनाव चिन्ह को उत्पन्न होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं साहब,
तो अदालत में अगर जाएगा तो उसके मामले के लिए यहाँ पे इसमें कैसे काम करेगा, अदालत के रूप में कार्य करेगा। इसका विवाद भी कौन निपटाएगा, इलेक्शन कमीशन निपटाएगा। आगे चलते हैं तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिसमें जितने भी दावेदार अयोग्य हैं, मान लीजिएगा आपने एक एग्जाम्पल बेस पे अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारे पास एक धनराशि जमा करनी पड़ती है और 1/6 बहुमत ना मिलने की वजह से जब्त हो जाती है। अब मान लो अगर आपने 1/6 बहुमत प्राप्त नहीं किया है तो आपकी धनराशि जब्त हो जाएगी। या बाकी ऐसे कुछ दावेदार होते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी अनैतिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, वो अपनी शक्तियों को छुपाने का काम करते हैं। मान लीजिएगा उसके पास संपत्ति ज्यादा है लेकिन लिखाया हल्फनामे में कम है, या कुछ अन्य आपराधिक मुकदमे हैं लेकिन नहीं दिखाया गया। तो ऐसी होने वाली अनियमितताओं का एक प्रकार से कह सकता है चुनाव आयोग के पास शक्ति है कैसे अयोग्य घोषित करे, या एक प्रकार से चुनाव आयोग का लेखा जोखा अगर नहीं दिया गया है तो दर्ज करने में अगर विफल रहता है तो चुनाव आयोग उसको भी अयोग्यता घोषित कर सकता है। तो ये किसके कार्य हैं, बोलेंगे चुनाव आयोग के कार्य हैं। अगर हम लोग यहाँ से बात करेंगे एडवाइजरी फंक्शन के रूप में तो सलाहकारी रूप में भी कार्य करता है। अभी सलाहकारी कार्य क्या होता है इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा संसद को और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को क्या करता है, सलाह देता है, राज्यपाल सलाह देता है। भाई एक छोटी सी बात सोचो, चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन करा रहा है, अब संसद अयोग्य है या नहीं है, पार्लियामेंट का मेंबर, ऐसी विधानसभा का मेंबर अयोग्य है या नहीं, किस आधार पर अयोग्य से बनाया जाए। राष्ट्रपति अगर सलाह मांगते हैं तो सलाह देने देगा, यानी उसके लिए क्या है, ये बाध्यकारी है। इसका मतलब चुनाव संबंधी जितने भी विषय पर राष्ट्रपति या राज्यपाल इससे सलाह मांगेंगे चुनाव इलेक्शन कमीशन से, भाई देना पड़ेगा। क्यों, तुमको बैठाया इसलिए गया है, तुम्हें काम ही ये करना है, और तुम नहीं दोगे तो तुमको पकड़ के पतली गली से भेज देंगे घर, यहीं से ना। तो उसके बाद यहाँ पे एडवाइजरी कार्य करता है। अगला, राष्ट्रपति को यह भी सलाह देता है कि राष्ट्रपति शासन के तहत किसी भी राज्य में अगर आपातकाल लगा हुआ है तो 1 वर्ष के बाद बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग कराए जा सकते हैं या नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन ये घोषित कर दे साहब इस समय चुनाव कराना ठीक नहीं राज्य विधानसभाओं का, इसलिए वो राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन की बात माने न माने वो बाध्यकारी नहीं है। अगर मान जाता है तो चुनाव अभी भी इलेक्शन कमीशन की बात को मानकर वो आगे टाल दिए जाते हैं। आया कुछ दिमाग में, कमेंट करिएगा। अगर आपसे कोई यहां से पूछ रहा है साहब बताइएगा कि राष्ट्रपति कौन कौन से ऐसे प्रशासनिक कार्य हैं इलेक्शन कमीशन के, या कौन कौन से एडवाइजरी कार्य हैं, कौन कौन से अर्थ न्यायिक कार्य हैं, उनको तुम डिफाइन कर पाओगे नहीं कर पाओगे, नहीं तो एनसीईआरटी पढ़ के कुछ ना निकाल पाओगे। कमेंट करो सर, मजा आया नहीं, बताओ कमेंट करके। आया कुछ, मजा आया, इंटरेस्ट आया। अगर अब आपकी झोली में ये प्रश्न डाल दिया जाए, कौन सा प्रश्न डाल दिया जाए, आइएगा हम आपकी झोली में प्रश्न डालते हैं और लिखना। ये मेंस प्री मेंस ओरिएंटेड पढ़ते हैं हम लोग भाई साहब, हम यहाँ से किताबों से थीम निकालकर, किताबों की दुनिया से निकलकर अपने ज्ञान को इकट्ठा करने के बाद यहाँ से उसको समाहित करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, राइट। लीजिए, कहाँ चले गए तुम, लीजिएगा इलेक्शन कमीशन क्वेश्चन क्या है देखिएगा। सुधार तो हम लोग कर चुके हैं, आगे आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय, क्या बात है सर। क्या लिखा है, चुनाव आयोग के संरचना के बारे में और उसके कार्यों के बारे में वर्णन करें। तो कार्य है प्रशासनिक कार्य, एडवाइजरी कार्य, और कौन से जुडिशरी कार्य है। आराम से दबा के लिखो। संरचना पहले एक था फिर 2 और जोड़ दिए, कब से कैसे जोड़ेंगे लिख दो दबा के, तब जाके मजा आएगा। नहीं तो मैं श्योर बोल रहा हूं कि यदि मैं चैलेंज कर रहा हूं आपसे, अगर एनसीईआरटी किताब को तुम इस किताब के आधार पे ही पढ़ना चाहोगे तो भाई साहब मैं आपसे एक बिना अनुरोध करूंगा कि तुम शाम तक निकाल लेना इस एनसीईआरटी को पढ़ के। आप ये इस तरह की एडवाइजरी को कार्य के रूप में देख ही नहीं पाओगे, बस तुम चलते चले जाओगे साहब क्या हो रहा है देखो। ये लिखा समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, लगातार पढ़ो 4-5 पे समझ में तब आएगा। ये समझा रखा है कैसे, यहाँ पे दे रखा है। फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पे पूरी कहानी, यहाँ पे जो कार्य हैं चुनाव आयोग के देखिएगा, चुनाव आयोग के जो कार्य हैं वहां चलते हैं, आपको लगेगा पता कि हम में और उनमें क्या अंतर है। लो, चुनाव आयोग, स्वतंत्र चुनाव आयोग, एक आर्टिकल देकर 324 का वे, वो सारी कहानी उसने उड़ा दी, उसके बाद एक भी आर्टिकल नहीं दिया गया है। तो लिंक जितना तुम करोगे तो उतना तुम्हें मजा आएगा, उतना तुम्हें पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। क्यों, अगर हम लिंक करके पढ़ेंगे तो एग्जाम में वही मिलेगा जो लिंक होके आ रहा है, और तुम पढ़ोगे कुछ और, एग्जाम में लास्ट ईयर पेपर जब देखोगे उठा के सोचोगे तो कुछ नहीं मिला हमें एनसीईआरटी से, क्या फायदा एनसीईआरटी पढ़ने का। नहीं, लोग यही करते हैं। देखिएगा बेटा, स्वतंत्र न्याय,
फ्री इंडिपेंडेंस क्यों कहते हैं, आइएगा इसके कुछ ऐसे खेलेंगे कुछ लोग एक प्रकार से कोई यही अंडरलाइन करेंगे, संविधान के अधीन संसद में राज्य की विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन के लिए नामावली तैयार करने का, उन्हीं सभी निर्वाचन के लिए संचालन करने का, निर्देशन करने का, नियंत्रण करने का एक आयोग है, इसे इसमें प्रावधान किया गया है। उसके बाद सारी कहानी खल्लास कर दी गई है। अगर कुछ मजा आया तो एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा। ये एक बेसिक आधार होता है पढ़ने का साहब। तो इस तरह से प्रत्येक टॉपिक को क्लास नंबर 11th में खत्म करेंगे। 11th की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th की एनसीईआरटी क्या करती है, संविधान के एक मूलभूत ढांचे को आपसे तैयार कराती है। तो इससे क्या किया हमने, इससे हमने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हमने ये वाले पॉइंट भी कवर कर लिया, हमने ये वाला पॉइंट भी कवर कर लिया। आया दिमाग में? लग रहा है, नहीं लग रहा है? कुछ मजा आया? आइएगा उसके बाद चलते हैं कि जुड़ी इसको हम लोगों ने इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र क्यों कहा गया है, इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्र क्यों कहा गया है, इसको भी मैं आपके सामने डिफाइन करता हूँ। एक बात सोचो, अगर स्वतंत्र करने का मतलब ये रहा कि तुम्हारी शादी हो गई, कराई किसी और ने है, एग्जाम्पल बेस पे समझो, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिकल वर्ड है, समझ जा, इसलिए मैं ले लेता हूँ कभी कभी। तो इसका मतलब उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, अपना प्रेम कैसे करें, अपने कार्य कैसे करें, अपनी भाषा का प्रयोग कैसे करें, उसमें कोई दूसरा व्यक्ति आपको प्रेशर नहीं करेगा। ऐसे ही इलेक्शन कमीशन भी अपने आप में स्वतंत्र है कि चुनाव कैसे कराए, तारीख कौन कौन से दिन को रखे। राष्ट्रपति इंटरफेयर नहीं कर सकता कि भैया इस दिन मैं कहीं खाना खाने जाऊंगा, या पीएम साहब कहेंगे इस दिन मैं कहीं विदेश जाऊंगा, यहाँ पे आप चुनाव मत करिएगा। यानी वो ऐसे कार्यों के लिए स्वतंत्र है जो उसके क्षेत्र में आते हैं, बाकी जो उसके क्षेत्र में नहीं आते हैं उसके लिए स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए क्यों स्वतंत्र कहा गया है, इसको भी आप लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करें, और इसको लिखते हैं कि क्यों स्वतंत्र कहा गया है इंडिपेंडेंस को, उसको जो इलेक्शन कमीशन को, उसके क्या एस्पेक्ट यहाँ पे हो सकते हैं, स्वतंत्र होने के क्या कारण है, इसके बारे में आपके दिमाग में पिक्चर हो जानी चाहिए। मैं लिखता हूं, देखिएगा, आइए, वाई जुडिशरी या वाई होगा, उसी में आप पीडीएफ भी मिल जाएगा, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट। इलेक्शन कमीशन क्यों स्वतंत्र है, इसके कुछ पैरामीटर्स होंगे। सबसे पहले क्या पैरामीटर्स होंगे, इसको अपनी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करें। सबसे पहले अगर उसको नियुक्त कर दिया तो उसके पास एक शक्ति है, क्या शक्ति है, काम की सुरक्षा की शक्ति, उसके काम में कोई इधर उधर से इंटरफेयर नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट, काम की सुरक्षा की शक्ति, उसके काम में कोई अड़चन नहीं डालेगा, ये इसलिए इंडिपेंडेंट कहा गया है। दूसरी शक्ति क्या है, यहां पर अगर उसको अपॉइंट कर दिया गया है तो सेवा शर्तों का, जितनी भी सर्विस है सेवा शर्तों का पश्चात में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी तुमको लगा दिया, चलो कल को हटो, परसों को कोई और लगाते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, 665 तक वो रहेगा। तो यानी सेवा शर्तों का निर्धारण, अपरिवर्तनशील, चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद अगर उसको अपॉइंट कर दिया गया है तो उसे हटाने का आधार, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं ऐसे ही आधार लगाया गया, तो यानी हटाने के लिए एक प्रकार से विशेष बहुमत संकल्प की आवश्यकता पड़ती है, ये उसको इंडिपेंडेंट किया गया। यानी आप अगर आपने उसको नियुक्त किया गया है तो लिखे नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह हटाने का या हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया। उसके उपरांत अगर उसने जो डिसीजन दे दिए हैं साहब, इसका मतलब उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव करा दिया, क्या आधार है, नामावली करा दी, उसकी कोई संसद में कोई डिबेट डिस्कशन नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। क्यों भाई साहब, अगर प्रश्न चिन्ह लगाओगे तो इसलिए तुम ही निष्पक्ष, इसलिए कहा, कभी कभी तुम देखा नेताओं को भी देखा हो, नेता लोग भी निष्पक्ष चुनाव के लिए कहते रहते हैं साहब घोटाले हो रहे हैं, ऐसा हो रहे हैं, लेकिन वो कहते नहीं तुमने कराया, ऐसे नहीं कहते, साहब ध्यान रख लो इसमें ऐसा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे कोई इस पे आरोप नहीं लगा सकता। और ये नहीं आरोप, आपने देखा ईवीएम में बहुत दिन से घोटाले हो रहे नहीं हो रहे तुमको पता है, लेकिन यार इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं लगाया, कहा कि सर ईवीएम सही नहीं, इसको ठीक कर लो।
इसका मतलब आप यहाँ पे आरोपित नहीं कर सकते। तो जब इतनी सब चीजें हों तो भाई काहे ना इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे इंडिपेंडेंट? कहेंगे ना, क्योंकि उसकी वजह है कि यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि चुनाव आयोग अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है। आया कुछ दिमाग में? कुछ बनी पिक्चर नहीं बन पाई? तो इंडिपेंडेंट क्यों है, इसको भी हम लोगों ने यहां पे पावर करने का प्रयास कर लिया। स्पष्ट तरीके से आप समझ पाए हैं? तो चलें आगे। चुनाव आयोग का विजन क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का रीजन क्या है, इसको भी एक जानने का प्रयास करते हैं। क्यों वजह है इसकी, यह फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्यों होता है, इसको भी निपटाते हैं, फिर हम लोग अपनी कहानी को आगे लेके चलने का प्रयास करते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अभी क्या देखो, इसके 3 पैरामीटर से गेम खेलिएगा। देखिए क्यों। सबसे पहले इसकी दृष्टि कैसी है, इसका विजन कैसा है। विजन कैसा विजन है कि एक श्रेष्ठता का परिचय देना, एक ऐसे संस्थान की स्टैब्लिश करना कि लोग उस पर बिलीव कर सके। तो इसका मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं श्रेष्ठता को प्रदर्शित करना। और श्रेष्ठता का विजन अगर इसका है तो उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, क्या पैरामीटर होंगे कि भाई स्पष्ट तरीके से चुनाव करा सकें, निष्पक्ष चुनाव करा सकें, यही तो लक्ष्य होंगे। लेकिन लक्ष्य के आधार पर देखा जाए तो इसका कुछ एम रखा गया है। क्यों, क्या इसका एम रखा गया कि आप एकता को कायम करेंगे, यूनिटी के साथ यहां पर कायम करेंगे, आप अखंडता बनाए रखेंगे, इसके लिए काम करता है। आपने देखा होगा जनता को एक रखने काम करता है, जागरूक करता है कि हम सब एक हैं, तो अखंडता के लिए काम करेंगे। आप स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, आप स्वायत्ता के लिए काम करेंगे, जो ऑटोनॉमी है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, जो देश में स्वतंत्रता को पैदा करती है। लेकिन इसके जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, वो क्या आधार है, इसको भी आप समझें। क्या आधार होगा? सबसे पहले ये आधार है कि लोगों का विश्वास जीत पाए। और विश्वास कब जीतेगा? जब एक प्रकार से इस स्वतंत्रता को सही प्रदर्शन करेंगे। तो इसलिए इसका सिद्धांत कैसा है? विश्वास कायम रखना है, विश्वास बनाए रखना। जिस दिन जनता का इलेक्शन कमीशन से विश्वास उठ गया, लोकतंत्र साइड में रख दिया जाएगा, फिर सबके हाथों में तलवारें हथियारे आ जाएंगे कि हम किसी को मतदान नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहला सिद्धांत क्या है कि विश्वास को बनाए रखना। दूसरा कैसा विश्वास? आप कह सकते हैं संवैधानिक विश्वास। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन जो बिलीफ है, वो क्या बिलीफ है कि भाई समता सबको मिलेगी, यहां पे स्वतंत्रता सबको मिलेगी, ये वाला विश्वास सबको यहां जताए रखना। निष्पक्षता के साथ चुनाव हो रहे हैं, यहां कोई नहीं करेंगे। इसका मतलब यहां पे पारदर्शी चुनाव कराने हैं, जवाबदेही के साथ चुनाव कराने हैं, शुचिता के साथ चुनाव कराने हैं, स्वतंत्रता के साथ चुनाव कराने हैं, विश्वसनीयता के साथ चुनाव कराने हैं, और महत्ता देनी है किसको? विश्वास को। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सिद्धांत अपनाने, नवाचार, न्यू इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। सरकार न्यू इनिशिएटिव भी लेती है, और इनिशिएटिव लेने के लिए सरकार के क्या करती है, यहां पर विश्वास जताने के लिए काम करती है। और यहां समावेशी विकास की, समावेशी मतदाता की बात करती है, इंक्लूसिव वोटर की, समावेशी मतदाता की, सभी को मतदान करना है कल्याण करने के लिए। तो इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने की 3 कारण है कि उसकी दृष्टि क्लियर है, उसके लक्ष्य क्लियर है, उसके सिद्धांत क्लियर है। इसलिए कहा जाता है कि तीनों चीज क्लियर है तो इंडिया में क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। और यदि जिस दिन फ्री एंड फेयर का इलेक्शन हो गया, हर आदमी तानाशाही बन जाएगा। कुछ मजा आया? ये चीजें आपके दिमाग में बन जानी चाहिए। अगर तुमसे पूछा जाए कि भारत में फ्री एवं फेयर इलेक्शन होने के मूल कौन कौन से कारण हैं, तो आप बोलेंगे इलेक्शन कमीशन की दृष्टि, लक्ष्य, सिद्धांतों पे काम करता है, इसलिए उसे स्वतंत्र चुनाव के रूप में जाना जाता है। क्लैपिंग कर दो। इसको मैं तुम्हें एनसीईआरटी से भी अवगत कराऊंगा, लेकिन पहले इस वाली कहानी को भी आप लोग यहाँ समझने का प्रयास करें। ये आपके सामने हो चुकी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्यों कहा जाता है। कुछ मजा आया? बोले बोले, कमेंट करें भाई साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। तो ये एक कहानी है। इसको अगर हम एनसीईआरटी से देखना चाहें कि एनसीईआरटी ने कैसा छापा है, जहां हम पूरी
रामायण पढ़ने के बाद भी रामायण का सार समझ में ना आए, वो रामायण पढ़ने से क्या फायदा। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे चुनाव व्यवस्था को हम लोगों ने पढ़ लिया है। यहाँ से फ्री एंड फेयर को देख लेते हैं क्या लिखा है। देखो देखो, बड़ी प्यार से देखना, बड़ा मजा आ जाएगा तुम्हें सीख के। कहीं लिखा होगा इसने फ्री एंड फेयर, देखो ये लिखा है, ये मेरे लाडलो। क्या करेंगे लोग, यहीं से लिखेंगे, किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी यह है कि वह एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करे। ओए होए, यदि हम लोकतंत्र को एक जमीनी हकीकत को बताना चाहते हैं तो जरूरी है कि चुनाव प्रणाली निष्पक्ष पारदर्शी हो। चुनाव प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे मतदाताओं की आकांक्षाएं चुनाव परिणाम में न्यायपूर्ण ढंग से विदित कर सकें। रामायण को पर चले जाओ और यहीं से बस ये इसने अपनी कहानी को यहीं एंड कर दिया गया। अगला पॉइंट आ चुका है कि अभी तक हम कहां तक पहुंचे हैं। तो ये हिलाल नाम का व्यक्ति है, एक आरिफ नाम का व्यक्ति है, क्या कहता है कि यदि सर्वाधिक मत से जीतने वाले प्रत्याशी को अन्याय होने को दिखता है तो वह समानांतिक पदाधिकारी का क्या करता है, अपनानी चाहिए। अच्छा, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण देने के लिए उचित बताता है कि आवश्यकता इस बात की जाए कि मुसलमानों को किसी तरह का आरक्षण दिया जाए जैसा कि अनुसूचित जातियों को दिया गया है। इस पर वो डिबेट चल रही है। ऐसे काम चलेगा यूपीएससी में क्या? बोलो यस और नो, यस और नो बोलो, ऐसे काम चलेगा? बोलेंगे नहीं। तो कुछ मजा आया हमारे साथ आज की क्लास को लेकर? ये पूरी कहानी आपके दिमाग में एक पिक्चर नुमा, मैं आपको यही बता रहा हूं कि यहाँ जितनी भी एनसीईआरटी हैं उसमें से थीम को पकड़ो। और थीम का मतलब ये रहा कि अगर मैंने यहाँ पकड़ा है कि चुनाव और लोकतंत्र, तो चुनाव क्यों है? लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। इसीलिए मैंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनाव से जोड़ दिया और जोड़ के मैंने ये बताया कि लोकतंत्र क्यों चाहिए और लोकतंत्र के लिए चुनाव क्यों चाहिए। पहले ही पॉइंट में मैंने यहाँ पे थ्योरी आपके सामने यहाँ डिफाइन कर दी कि साहब ये जो हम लोगों ने लिखा है, ये जो लिखी थी कहानी अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ी थी, ये वाली कहानी, अभी चलते हैं, ये वाली कहानी यही डिफाइन करती है कि 2-3 पेज को खा जाएगा अकेला। इस तरह से पढ़ोगे तो एनसीईआरटी की जो थीम है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को देखना, प्री मेंस को क्वेश्चन को देखना और साथ में उसको इंटरलिंक करने के साथ पढ़ना, ये आपकी चुनौती बन जाती है। अब चुनाव आयोग के कौन कौन से कार्य होते हैं, स्वतंत्र क्यों होती है, पावर कैसे होती है, संवैधानिक प्रोविजन कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा, ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्री फेयर क्यों है, इलेक्शन रिफॉर्म कैसे होने चाहिए, क्या हो गए, इलेक्शन कमीशन सिस्टम कैसा है, डाउनग्रेड कैसी है, इलेक्शन कमीशन के वर्क कौन से हैं, सबको हमने समाहित कर लिया थोड़ी सी देर में। ऐसे पढ़ना होता है। अगर मजा आया तो एक बार दिल से कमेंट करें। बाकी क्लास को हम लोग पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता ना करें, राइट। ठीक है, तो बाकी क्लास को हम लोग कल लेके चलेंगे, आज क्लास थोड़ी जल्दी छोड़ेंगे, थोड़ा सा कुछ काम है। दूसरी बात, अब हम लोग यहाँ पर देखा जाए जो हमारे साथ एनसीईआरटी जुड़े हुए हैं, 11:30 बजे भी सी सेट होगी, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिएगा कि एक सब्जेक्ट और स्टार्ट करने वाले हैं, हिस्ट्री स्टार्ट करने के मूड में हम। ठीक रहेगा ना? पॉलिटी चल रही है, क्लास हम 11th पढ़ेंगे, उसके बाद इसको हम स्टॉप कर देंगे, फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे। इकोनॉमी का वेटेज हो चुका है, सोशल इशूज के एक क्लास बची हुई है, हिस्ट्री को हम लोग लेके चलेंगे। तो तैयार है हिस्ट्री के साथ भी? आप लोग ये नहीं बताएं कमेंट करके, हिस्ट्री का टाइमिंग क्या रखें बताओ? हिस्ट्री का टाइमिंग इसी के साथ रखें या इसके आसपास देखा जाए कुछ और टाइमिंग रखें, बताओ? हिस्ट्री का टाइमिंग क्या रखें? इवनिंग में रख लें हिस्ट्री का टाइमिंग, 1.5 से 2 घंटे क्लास मॉर्निंग में, 1.5 से 2 घंटे क्लास इवनिंग में, जिससे हिस्ट्री को भी हम लोग कवर कर पाएंगे। बोले यस और नो?